हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्थिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम संपत्ति के बारे में जानेंगे। देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि संपत्ति समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी, लेकिन वो सिर्फ व्यक्तिवाद में नहीं थी, वो सामूहिक रूप से उपयोग होती थी। उसका प्रचलन आदिम काल में सामूहिक रूप से होता था। जैसे चाहे किसी भी क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष में जब वो निवास करते थे आदिम लोग, तो वहाँ के क्षेत्र का जो उपयोग करते थे वो आपस में मिलजुल के करते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यक्तिवाद का जब अस्तित्व आया तो सामान्यतः संपत्ति का अर्थ भौतिक वस्तु और उस पे स्वामित्व से लिया जाने लगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो संपत्ति का अर्थ भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व और अधिकार से लिया जाता है, जो कि सीमित मात्रा में होता है, और साथ ही समाज इसे मान्यता प्रदान भी कर देती है और मूल्यवान भी समझती है। अब हम समाजशास्त्रियों द्वारा समझेंगे कि संपत्ति क्या होती है। जैसे पहले समाजशास्त्री हैं हाउबाउस। इनके अनुसार मनुष्य के नियंत्रण में जिन वस्तुओं को उपयोग किया जाता है या जिसे मूल्यवान समझा जाता है और समाज द्वारा जिसे मान्यता प्रदान की जाती है, वो संपत्ति होती है। और समाजशास्त्री डेविस के अनुसार संपत्ति वितरण व्यवस्था का एक स्थायी पक्ष है। इसमें कुछ सीमित वस्तुओं पर अन्य व्यक्तियों और समूहों की तुलना में कुछ व्यक्तियों या समूहों के अधिकार और साथ ही जो कर्तव्य होते हैं उनका समावेश होता है। और समाजशास्त्री गिन्सबर्ग के अनुसार संपत्ति की व्याख्या अधिकारों और व्यक्तियों की ऐसी समग्र के रूप में की जा सकती है जो कुछ भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण के बारे में और व्यक्ति और साथी समूहों के पारस्परिक संबंधों को परिभाषित करता है। तो इस तरह से इन सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार द्वारा संपत्ति की परिभाषा दी। अगर कुल मिला के देखा जाए तो संपत्ति में क्या होता है कि जो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्ति पाई जाती है। साथ ही संपत्ति हस्तांतरित भी की जा सकती है। संपत्ति सीमित भी होती है। संपत्ति का संबंध अधिकार और कर्तव्य से भी होता है कि जहाँ तक जिस व्यक्ति का जो संपत्ति है कहीं ना कहीं उसके अधिकार क्षेत्र में है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि संपत्ति मूल्यवान होती है। कोई भी वस्तु संपत्ति तभी कही जा सकती है जब समाज उसे मूल्यवान समझती हो। संपत्ति का विनियम स्वभाव होता है और संपत्ति का संबंध सामाजिक मूल्यों के आदर्शों से होता है। किसी वस्तु को संपत्ति माना जाएगा या नहीं, ये उस समाज के कह सकते हैं कि मूल्यों और संस्कृति और आदर्शों पर भी निर्भर होता है। क्योंकि जब कोई समाज जब किसी चीज़ को मूल्यवान समझती है तो वहाँ का पूरा समाज उस चीज़ को मूल्यवान और संपत्ति के अंतर्गत लेता है। तब वो चाहे संस्कृति हो, वहाँ की कोई सभ्यता हो, ये सभी कहीं ना कहीं संपत्ति के अंतर्गत ही आती हैं। केवल पैसे के आदान प्रदान या निवेश ही बस नहीं संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अब हम संपत्ति के प्रकार को जानेंगे कि किस तरह से संपत्ति के कितने प्रकार होते हैं। जैसे पहले टाइप में लिखा है व्यक्तिगत और सार्वजनिक और साथ ही सामूहिक संपत्ति। देखिए, प्रोफेसर डेविस ने संपत्ति पर अधिकार की दृष्टि से उसे 3 भागों में बांटा है। और साथ ही हाउबाउस ने तो संपत्ति के प्रमुख 2 ही रूप को, जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप का ही रूप दिया है। आज के जटिल समाज में व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति ही होती है। सामूहिक रूप से तो कहीं भी अब नहीं पाया जाता है। पहले तो अगर मैं कहूँ तो मैं ग्राम समाज में रहती हूँ, तो यहाँ संपत्ति के नाम पे पहले बाग बगीचे बस एक में रह गए थे मेरी जानकारी में। अब वो भी ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि खेत वगैरह तो व्यक्तिवाद में आ ही गया था, सब बढ़ते ही थे, लेकिन बाग बगीचे कहीं ना कहीं सामूहिक क्षेत्र में होता था, जो कि आज के समय में वो भी ख़त्म कर दिया गया है। संपत्ति के दूसरे प्रकार में देखिए चल और अचल संपत्तियां आती हैं। चल संपत्ति का मतलब होता है उस संपत्ति से जिसे व्यक्ति या समूह अपने उपयोग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मोटर, फर्नीचर, पंखा, पेन, घड़ी, आभूषण, इन सभी से लिया जाता है। और जो अचल संपत्तियां होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ली जा सकती हैं। जैसे भूमि, भवन, उद्योग, ये सब क्या है, अचल संपत्तियां हैं। और तीसरे कैटेगरी में समाजशास्त्रियों ने दृश्य यानी भौतिक और अदृश्य यानी अभौतिक संपत्ति को रखा है। देखिए, दृश्य संपत्ति में क्या होता है कि ये भौतिक संपत्ति है, यानी वस्तु से जुड़ी हुई है, जो जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, ये सभी चीज़ें भौतिक में आती हैं।
तो जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जो एक व्यक्ति के या फिर सामूहिक रूप से या सार्वजनिक रूप से आती है किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत, तो वो उसकी संपत्ति हो जाती है। और अभौतिक संपत्ति में क्या होता है कि वो तो अदृश्य होता है, अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए जैसे हम कैसे गुडविल्स, कॉपीराइट, इन सभी को कहीं न कहीं अदृश्य संपत्ति के उदाहरण हम ले सकते हैं।